हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल स्टडी विद समृद्धि। तो आज की इस वीडियो में हम कंप्लीट करने जा रहे हैं लाइफ प्रोसेस पार्ट 4, जो कि हमारा टॉपिक है रेस्पिरेशन। टॉपिक स्टार्ट करने से पहले यहाँ आपको दो एक्टिविटी दी हुई है, एक्टिविटी 5.4, एक्टिविटी 5.5। ये आप रीड कर सकते हैं और ये आप ट्राई भी कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। We have discussed nutrition in organism in last section. हमने न्यूट्रिशन वाले टॉपिक में ये डिस्कस ऑलरेडी कर लिया है कि ऑर्गेनिज्म जो हैं वो न्यूट्रिशन कैसे लेते हैं, न्यूट्रिशन का प्रोसेस क्या होता है, न्यूट्रिशन होता क्या है, उसको नीड क्या होती है, वो क्या चीज़ है, ये हम सब डिस्कस कर चुके हैं टॉपिक न्यूट्रिशन में, जो कि मैंने आपको पार्ट 3 में क्लियर करा हुआ है। The food material taken in during the process of nutrition is used in cell to provide energy for various life process. जो हम फूड मटेरियल्स खाते हैं इस प्रोसेस में, जो न्यूट्रिशन का प्रोसेस होता है, थोड़ा सा रिकॉल करिए। न्यूट्रिशन प्रोसेस में हम खाना खाते हैं, तो जो न्यूट्रिशन हम खाना खा रहे हैं उसको क्या होता है, वो ब्रेक डाउन होता है और फिर वो हमारी सारी सेल में चला जाता है, पूरी बॉडी के अंदर एक तरह से ट्रांसपोर्ट हो जाता है, जिससे हमें एनर्जी मिलती है। ये तब होता है लाइफ प्रोसेस के दौरान, इसी से हमें लाइफ प्रोसेस का इससे एक पार्ट मानते हैं, क्योंकि अगर हम खाना नहीं खाएंगे तो हम ज़िंदा कैसे रहेंगे। तो हमारा खाना खाने की जो वो होती है, पूरी हमारी क्या कहूँ उस पर्टिकुलर वर्ड को, प्रक्रिया जो होती है वो पूरे हमारे बॉडी के अंदर जाती है। अगर हम खाना खाएंगे और डायरेक्ट एक ही जगह जाएगा तो वो तो ऐसे वेस्ट मटेरियल कलेक्ट होता जाएगा। बट जो हम खाना खाते हैं वो फुल ऑफ न्यूट्रिशन होता है, फुल ऑफ फैट, विटामिन्स, मिनरल, कार्बोहाइड्रेट, सबसे फुलफिल होता है, मतलब एकाएक न्यूट्रिशन होता है। तो जो हम खाना वो खाते हैं तो वो जो एनर्जी का वेस्ट होता है वो हमारे स्टमक में कलेक्ट हो जाता है, बाद में वो एक्सक्रीट हो जाता है, और जो न्यूट्रिशंस मैंने आपको बताया, जो उसके अंदर न्यूट्रिएंट्स हैं, वो हमारे एकाएक सेल में चली जाती हैं। Diverse organism do this in different way. अलग अलग ऑर्गेनिज्म अलग अलग तरीके से ये सारी चीज़ें करते हैं। Some use oxygen to break down food glucose completely into carbon dioxide and water. बहुत से ऑर्गेनिज्म ऐसे होते हैं जो ऑक्सीजन को ब्रेक डाउन, एनर्जी को ब्रेक डाउन करते हैं ग्लूकोज की फॉर्म में कम्प्लीटली, और देन कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर की फॉर्म में। Some use other pathway that do not involve oxygen. बहुत से अलग भी पाथ यूज़ करते हैं जो कि ऑक्सीजन की नीड उसमें नहीं होती है। इन ऑल केसेस द फर्स्ट स्टेप इज़ द ब्रेक डाउन ऑफ ग्लूकोज। जितना भी ये सारा प्रोसेस है, इसका पहला स्टेप यही है। इन सभी केसेस में हमारा पहला स्टेप तो यही होता है, ब्रेक डाउन होना खाने को ग्लूकोज की फॉर्म में। ये एक बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट लाइन है, तो ये मैं आपके लिए हाईलाइट कर देती हूँ। द फर्स्ट स्टेप इज़ द ब्रेक डाउन ऑफ ग्लूकोज। तो इग्नोर करिएगा ये लाइन, मतलब कुल मिला के समझ गए हैं ना मैं कौन सी लाइन कह रही हूँ। ये थोड़ा नए ढंग से चल रहा है। हाँ, तो पहला स्टेप तो यही है, ब्रेक डाउन होना फूड को ग्लूकोज की फॉर्म में। तो ये ग्लूकोज की फॉर्म में ब्रेक डाउन भी तो कैसे होगा, ये वाली बात भी तो सोचते हैं। तो ये 6 कार्बन मॉलिक्यूल्स को 3 कार्बन मॉलिक्यूल्स में ब्रेक डाउन करेगा, जिसे हम पिरूवेट भी कहते हैं। इट्स इम्पॉर्टेंट टॉपिक, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। तो ये आप जितनी जल्दी रिवाइज कर सकते हैं इसकी डेफिनेशन आप बिल्कुल कर लीजिएगा। द प्रोसेस टेक इन प्लेस साइटोप्लाज्म, और ये प्रोसेस कहाँ टेक प्लेस करती है, साइटोप्लाज्म में। किसमें, साइटोप्लाज्म में। एग्जाम में यही पूछा जाता है कि प्लेस होता कहाँ है, साइटोप्लाज्म में। फर्दर द पिरूवेट में बी कन्वर्टेड इनटू एथेनॉल एंड कार्बन डाइऑक्साइड। ये भी इंपॉर्टेंट लाइन है। ये किस में ब्रेक हो सकता है, एथेनॉल में और कार्बन डाइऑक्साइड में। दिस प्रोसेस टेक प्लेस इन ईस्ट ड्यूरिंग फर्मेंटेशन। इसका एग्जाम्पल ये रहा, यहाँ पे ईस्ट में ये होती है कन्वर्ट, कब, फर्मेंटेशन के समय पे। फर्मेंटेशन आपने पढ़ा ही होगा, एक प्रोसेस होता है जो कि सिर्फ ईस्ट में होता है। Since this process take place in the absence of
एयर, और ये प्रोसेस कब टेक प्लेस करती है? एयर के वो प्रेजेंस में। अगर एयर नहीं होगी तो ये प्रोसेस भी नहीं होगा। इट इज़ कॉल्ड एनारोबिक रेस्पिरेशन। ये डेफिनेशन आपको मिल गई। ये भी एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, पेपर में साफ साफ आ जाता है। व्हाट डू मीन बाय एनारोबिक रेस्पिरेशन? तो है ब्रेक डाउन ऑफ प्यूरेट यूजिंग ऑक्सीजन टेक प्लेस इन माइटोकॉन्ड्रिया। अब जो ब्रेक डाउन होता है हमारा पाइवरेट का, वो किस में प्लेस होता है? माइटोकॉन्ड्रिया में। ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया। दिस प्रोसेस ब्रेक अप the 3 carbon pyruvate molecule to give 3 molecule of carbon dioxide। ये भी 3 कार्बन को लेकर 3 में ही कन्वर्ट कर देता है। द अदर प्रोडक्ट इज वाटर। इसका अदर प्रोडक्ट क्या है? वाटर, यानी कि H2O। सिंस दिस प्रोसेस टेक प्लेस इन द प्रेजेंस ऑफ एयर, ये भी प्रोसेस कहाँ टेक प्लेस करता है? एयर के प्रेजेंस पे। इसे कहते हैं एरोबिक रेस्पिरेशन। पेपर में ये भी आ सकता है, व्हाट यू मीन बाय एनारोबिक और एरोबिक। ओके, द रिलीज ऑफ एनर्जी इन दिस एरोबिक प्रोसेस इज लॉट ग्रेटर देन एनारोबिक प्रोसेस। जो रिलीज होता है एनर्जी का, ये ज़्यादा होता है उसके कंपेरिजन में। समटाइम व्हेन देयर इज लैक ऑफ ऑक्सीजन in a muscle cell, another pathway for the breakdown of pyruvate is taken। अगर हमारे बॉडी में कुछ लैक हो जाता है ऑक्सीजन का, एयर का, मसल सेल में, तो ये एक तरीका है जिससे हमारे सेल ब्रेकडाउन हो सकते हैं। Here pyruvate is converted into lactic acid and ये बहुत सही बात लिखी है। किस में बिल्डअप होता है? लैक्टिक एसिड में। in a muscle during the sudden activity कॉज क्रैम्प। जो हमारे एकदम से क्रैम्प्स आ जाते हैं ना, हमें कहते हैं हमें क्रैम्प्स, पेन हो रहा है, तो ये तभी होते हैं जब लैक्टिक एसिड बिल्डअप होता है मसल में। ओके, ये डायग्राम आप एक बार पढ़ लीजिएगा, आपको ये टॉपिक क्लियर हो जाएगा। और अगर ये टॉपिक फिर भी ना क्लियर हो तो आप मेरे को कमेंट सेक्शन में डाउट पूछ सकते हैं क्या आपको आ रहा है। और प्लीज़ कमेंट में अगर आप यहाँ तक वीडियो देख रहे हैं तो ये भी बताइएगा कि आपको कुछ समझ में आ रहा है, मेरी वीडियो कैसी है। एक लाइक ज़रूर दीजिएगा। द एनर्जी रिलीज ड्यूरिंग सेलुलर रेस्पिरेशन इज इमीडिएटली यूज टू सिंथेसाइज अ मॉलिक्यूल कॉल्ड ATP। ATP पे पूरा क्वेश्चन आ सकता है कि व्हाट डू यू मीन बाय ATP। इसके बारे में पूरा इस येलो बॉक्स में लिखा भी है, जो आप पूरा अच्छे से पढ़ लीजिएगा। मैं ये दोबारा कह रही हूँ, ATP is the most important chapter, one of the most important chapter। ये क्लियर है आपको तो बस फिर कोई टेंशन नहीं है। ATP which is used to fuel all other activities in cell। ATP का क्या यूज़ होता है? ये सारी एनर्जी को एक तरह से फ्यूल प्रोवाइड करता है। In this process ATP is broken down giving rise to a fixed amount of energy। ये क्या है? ये ब्रेक डाउन होता है और ये एक फिक्स्ड अमाउंट देता है एनर्जी की। ओके, विच कैन ड्राइव एंडोरेमिक रिएक्शन टेकिंग प्लेस इन सेल, जिससे ये कोई रिएक्शन सेल के अंदर हो सकता है। ये आप बिल्कुल पढ़ लीजिएगा। सिंस द एनारोबिक रेस्पिरेशन पार्ट भी डिपेंड ऑन ऑक्सीजन, एरोबिक ऑर्गेनिज्म नीड टू इंश्योर दैट देयर इज सफिशिएंट इनटेक ऑफ ऑक्सीजन। जैसा कि एरोबिक रेस्पिरेशन का जो हमने पार्ट में पढ़ा था, जो एरोबिक ऑर्गेनिज्म होते हैं उन्हें इंश्योर होना चाहिए कि उनके पास सफिशिएंट ऑक्सीजन है कि नहीं। वी हैव सीन दैट प्लांट एक्सचेंज गैसेस थ्रू स्टोमेटा। हमने ये तो पढ़ लिया कि जो प्लांट है वो अपना गैसेस एक्सचेंज करते हैं स्टोमेटा से। एंड द लार्ज इंटरसेलुलर स्पेस इंश्योर दैट ऑल सेल आर इन कॉन्टैक्ट विद एयर। जो लार्ज इंटरसेलुलर स्पेस होता है वो ये इंश्योर करता है कि सारे सेल कांटेक्ट में हैं स्टोमेटा के या नहीं। कार्बन डाइऑक्साइड एंड ऑक्सीजन आर एक्सचेंज बाय डिफ्यूजन है। कौन कौन सी गैस एक्सचेंज होती है? CO2 और O2, कार्बन डाइऑक्साइड एंड ऑक्सीजन। दे कैन गो इनटू सेल और अवे फ्रॉम देम आउट इनटू द एयर। ये सेल के अंदर भी जा सकती हैं और सेल के बाहर भी जा सकती हैं।
The direction of diffusion depend upon the environmental condition and requirement of the plant. ये जो भी डिपेंड होता है ये हमारे किस पे डिपेंड होता है, रिक्वायरमेंट ऑफ प्लांट पे. रात के समय देयर इज नो फोटोसिंथेसिस अकरिंग. रात के समय फोटोसिंथेसिस क्यों नहीं होता है? क्योंकि रात के समय सनलाइट नहीं होती है और प्लांट्स सनलाइट की एब्सेंस में ही अपना फूड बनाते हैं. तो ये भी पूछ सकते हैं कि इन विच टाइम द फोटोसिंथेसिस टेक प्लेस. CO2 एलिमिनेशन इज अ मेजर एक्सचेंज ऑफ गोइंग ऑन. CO2 एक एलिमिनेशन है जो मेजर एक्सचेंज होता है, एक्टिविटी जो कि चलता रहता है. ड्यूरिंग द डे CO2 इज जनरेटेड ड्यूरिंग रेस्पिरेशन इज यूज्ड फॉर फोटोसिंथेसिस. CO2 जनरेट होता है रेस्पिरेशन के दौरान फोटोसिंथेसिस में. Hence, there is no CO2 release, instead oxygen release is a major event at that time. अगर एक पर्टिकुलर टाइम पे CO2 रिलीज नहीं हो रहा है तो ऑक्सीजन एक मेजर इवेंट है रिलीज होने का उस समय पर. Animal have evolved different organs for the uptake of oxygen from the environment and for getting rid of the carbon dioxide produced. जो एनिमल्स हैं उन्होंने अपने आप को इस तरह से मतलब इवॉल्व कर लिया है कि वो ऑक्सीजन को अपटेक कैसे करें और जो रेड है वो कार्बन डाइऑक्साइड से कैसे पाएँ. टेरेस्ट्रियल एनिमल कैन ब्रीथ द ऑक्सीजन इन द एटमॉस्फेयर. जो टेरेस्ट्रियल एनिमल होते हैं वो ऑक्सीजन को ब्रेथ करते हैं एटमॉस्फेयर में. बट एनिमल दैट लिव इन वाटर नीड टू यूज़ ऑक्सीजन डिजॉल्व इन वाटर. जो टेरेस्ट्रियल हमारे एनिमल हैं जैसे कि जो भी हमारा मतलब ग्रासलैंड पे रह रहे हैं, एग्जाम्पल जिराफ, एलिफेंट, लायन, टाइगर, डॉग, कैट, ये क्या है, ये ऑक्सीजन ब्रेथ तो ले रहे हैं पर ये एयर से ले रहे हैं. नॉर्मली है अगर कोई डॉग वॉग है तो वो सांस कैसे ले रहा है, एटमॉस्फेयर की वजह से ले रहा है. बट जो हमारे बाकी ऑर्गेनिज्म हैं, जो हमारे बाकी एनिमल हैं, फॉर एग्जांपल फिश, व्हेल, क्रोकोडाइल, टर्टल, इन्हें भी तो ऑक्सीजन की नीड है. तो ये ऑक्सीजन कहाँ से लेते हैं? क्योंकि व्हेल तो हर 2 मिनट में बाहर तो आएगी है नहीं कि हाय मेरे को ऑक्सीजन की ज़रूरत पड़ रही है. तो ये क्या करते हैं, ऑक्सीजन उसको यूज़ करते हैं, उस ऑक्सीजन को यूज़ करते हैं जो पानी के अंदर डिज़ोल्व्ड होती है. क्योंकि यार वाटर प्लांट है, ये बाहर सरफेस पे तो आएंगे नहीं सांस लेने के लिए और सरफेस वाले पानी में तो जाएंगे नहीं. इसलिए अलग अलग ऑर्गेनिज्म में मतलब एनिमल की पर्टिकुलर यहाँ बात करी गई है, अपने आप को उस सिचुएशन के अकॉर्डिंग एवॉल्व कर लिया, मतलब ढाल सा लिया है कि उन्हें मतलब पता है कि उन्हें कैसे सर्वाइव करना है उस पर्टिकुलर सिचुएशन में. नाउ एक्टिविटी 5.6 यू कैन रीड, और आप ये अपने घर पे ट्राई भी कर सकते हैं. Since the amount of dissolved oxygen is fairly low compared to the amount of oxygen in air. जैसा कि आप जानते हो जो अमाउंट डिसॉल्व है ऑक्सीजन में वो लो है अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन इन एयर में. ठीक है, पानी में तो इतनी ऑक्सीजन नहीं होगी जितनी हमारे एटमॉस्फेयर में. ये बातें हैं. द रेट ऑफ ब्रीथिंग इन एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म इज मच फास्टर देन सीन इन टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिज्म. जो रेट होती है ब्रीथिंग की, मतलब जितनी बार सांस लेते हैं ना वो वाटर एक्वेटिक एनिमल या कहा जाए एक्वेटिक एनिमल ज़्यादा तेज लेते हैं कंपेयर किया जाए टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिज्म से. फिशेस टेक इन वाटर थ्रू द माउथ एंड फोर्स इट पास द गिल्स वेयर द डिजॉल्व ऑक्सीजन इज अपटेक्ड बाय ब्लड. तो फिश क्या करती है, फिश एक सेकेंड, फिश एक्चुअली क्या करती है, एक मैं कहाँ थी, वेट, फिश क्या करती है, वो वाटर को टेक करती है. फिश वाटर को टेक कर, राइटिंग पे मत जाना प्लीज़, टेक करती है माउथ से और फिर वो अपने गिल्स में उसको पुश कर देती है जिससे उसको ऑक्सीजन मिल पाती है. टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिज्म यूज़ ऑक्सीजन इन एटमॉस्फेयर. ये ऑर्गेनिज्म एटमॉस्फेयर में ही यूज़ कर लेते हैं. द ऑक्सीजन इज एब्जॉर्ब्ड बाय द स्ट्रक्चर दैट इंक्रीज द सरफेस विच इज़ इन कॉन्टैक्ट विद ऑक्सीजन रिच एटमॉस्फेयर. जो ऑर्गन्स होता है ये इस तरह से स्ट्रक्चर होता है जो सरफेस एरिया को कॉन्टैक्ट करता है ऑक्सीजन रिच एटमॉस्फेयर में.
Since the exchange of gases and carbon dioxide has take place across the surface, this surface is very fine and delicate. ये fine surface होता है और बहुत delicate भी होता है. In order to protect this surface, it is usually placed within the body. इस surface को protect करने के लिए हमारे body के ही ज़रूरत के अनुसार है. So there has to be passage that will take air to this area. तो वह एक पैसेज होता है जो कि एयर को एक एरिया से दूसरे एरिया तक लेके जाता है. इन एडिशन देयर इज अ मैकेनिज्म फॉर मूविंग द एयर इन एंड आउट ऑफ दिस एरिया व्हेन ऑक्सीजन इज अब्जॉर्ब. तो ये एक मैकेनिज्म होता है जो मूवमेंट करवाता है एयर का एक पर्टिकुलर एरिया से दूसरे पर्टिकुलर एरिया में. इन ह्यूमन बीइंग एयर इज टेकन टू बॉडी थ्रू द नॉस्ट्रल्स. आपको ये वाली बात तो पता ही होनी चाहिए, ये पता ही होगी, कॉमन बात है कि ह्यूमन कैसे ब्रेथ करता है ये तो सबको पता है, नोज से करता है. बट द राइट आंसर इज नॉस्ट्रल्स. ओके, नोज अब मत बोलना यार, यू आर इन सीनियर क्लासेस. ओके, the air passes through the nostril is filled by the fine hair that line the passage. जो आपको पता है कि हमारे नोज़ के अंदर नॉस्ट्रिल के पास बहुत सारे छोटे छोटे हेयर्स हैं. वो क्या करते हैं, वो एयर को फिल्टर्ड करते हैं. द पैसेज इज ऑल्सो लाइंड विद म्यूकस एंड विद द हेल्प ऑफ दिस प्रोसेस. ये म्यूकस से लाइंड होता है. इम्पॉर्टेंट है ये बात. किससे लाइंड होता है? म्यूकस से. लिख भी दे रही हूँ मैं. इसका टॉपिक अगर आप पर्टिकुलर नोट्स बनाना चाहो बना लेना. साइंस में बायो को तो नोट्स होने ही चाहिए. एंड इफ़ यू वांट नोट्स फ्रॉम मी यू जस्ट कमेंट डाउन देयर नोट्स. आई विल प्रोवाइड यू होल चैप्टर हैंड रिटन नोट्स इन द फॉर्म ऑफ PDF which are completely free. Then wait. From here the air passes through the throat into the lungs. यहाँ से जो हमारे नाक से जो एक तरह से वो जो एयर पास हो रही है वो म्यूकस की मदद से वो क्या हो रहा है, थ्रॉट में जा रहा है, हमारे गले में, फिर हमारे लंग्स में. रिंग्स ऑफ कार्टिलेज आर प्रेजेंट इन थ्रॉट. जो हमारा थ्रॉट है उसमें एक रिंग्स लाइक स्ट्रक्चर है जिससे हम कार्टिलेज कहते हैं. दैट these ensure that air is passes does not collapse. ये हमारा इंश्योर करता है जो एयर का पैसेज है वो कोलेप्स नहीं है. विद इन द लंग्स द पैसेज डिवाइड इनटू स्मॉलर एंड स्मॉलर टू विच फाइनली टर्मिनेट बैलून लाइक स्ट्रक्चर विच आर कॉल्ड एल्वली. ये डायग्राम तो पढ़ ही लो. ये नोज है, माउथ कैविटी, लार्नेक्स, ट्रेचिया, रिंग्स ऑफ कार्टिलेज ये है, रेस्पिरेटरी ये रहा, ब्राउची, ब्रांचनीस, डायफ्रेम, रिब्स, लंग्स. ये पूरा डायग्राम आपको ये पढ़ लेना है. ये एग्ज़ाम में आता है कि ह्यूमन रेस्पिरेशन सिस्टम का एक क्लियर डायग्राम बनाई है. ये डायग्राम आप जितना प्रैक्टिस करोगे, जितना ही प्रैक्टिस करोगे बहुत सही रहेगा आपके लिए. विद इन द एक सेकेंड, हाँ, ये आप पूरा डायग्राम पढ़ेंगे तो ये आपको पूरा टॉपिक इसका समझ आ जाएगा. द एल्वली प्रोवाइड द सरफेस वेयर द एक्सचेंज ऑफ गैसेस कैन टेक प्लेस. एल्वली क्या करता है? सरफेस प्रोवाइड करता है जिससे एक्सचेंज ऑफ गैसेस होता है. द वॉल ऑफ एल्वली कंटेन एन एक्सटेंसिव नेटवर्क ऑफ ब्लड वेसल. जो एल्वली की वॉल होती है वो एक ब्लड वेसल का थिक सी वॉल क्रिएट करती है. एज वी हैव सीन इन अर्लियर ईयर व्हेन वी ब्रेथ इन वी लिफ्ट आवर रिब्स एंड फ्लैटन आवर डायफ्रेम. जैसा कि हमने देखा भी है, हमने पढ़ा भी है कि जैसे जैसे हम ब्रीथ करते हैं हमारे रिब्स बढ़ते हैं और फ्लैटेंड होते हैं डायफ्रेम. एंड द चेस्ट कैविटी बिकम लार्जर एज अ रिजल्ट. हमारा चेस्ट कैविटी है वो एक लार्ज रिजल्ट में बदल जाता है. बिकॉज ऑफ दिस एयर इज सक्ड इन थ्रू लंग्स एंड फिल द एक्सपेंडेड एल्वली. इसकी वजह से हमारा एयर जो है वो सक्ड हो जाता है लंग्स में और एक्सपेंड हो जाता है एल्वली का. द ब्लड ब्रिंग कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम द रेस्ट ऑफ द बॉडी टेकन अप बाय ब्लड इन द एलोवेयर ब्लड वेसल ट्रांसपोर्टेड टू ऑल द सेल एंड बॉडी. तो ये क्या करता है, हमारे
ऑक्सीजन को एलिवर एयर में टेकअप करता है, ब्लड वेसल्स की मदद से पूरे में ट्रांसपोर्ट करता है ब्रीथिंग साइकिल की जब समय। When air is taken and let out, the lungs always contain a residual volume of air that is sufficient time for oxygen absorbed और कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज। ये सब आपने नोटिस करा होगा कि हम कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं और ऑक्सीजन को ब्रीथ करते हैं। The size of animal is large. The diffusion pressure alone cannot take place in oxygen delivery to all part of body. जब एनिमल की बॉडी लार्ज होती है तो डिफ्यूज़न प्रेशर जो होता है वो पूरे में टेक प्लेस नहीं कर पाता है। रेस्पिरेटरी पिगमेंट्स टेक अप ऑक्सीजन फ्रॉम द एयर इन द लंग्स एंड कैरी इट इनटू टिश्यू विच इज डेफिशिएंट टू ऑक्सीजन बिफोर रिलीजिंग इन ह्यूमन बीइंग द रेस्पिरेटरी पिगमेंट इज हीमोग्लोबिन। ये आपको पता होगा, हीमोग्लोबिन एक रेस्पिरेटरी पिगमेंट है विच हैज़ अ वेरी हाई अवेलेबिलिटी ऑफ ऑक्सीजन। The pigment is present in red blood corpuscles. Carbon dioxide is more soluble in water. Oxygen hence transported in diffused form on our blood. अब नेक्स्ट टॉपिक हमारा है ट्रांसपोर्टेशन, जो कि आपको नेक्स्ट पार्ट में मिलेगा। आई होप इस वीडियो से आपको कुछ छोटी मोटी ही हेल्प होगी। As you guys all know that I am also a 10th grade student, तो जितना फेमिलियर मैं आपको करा पा रही हूँ मैं आपको करा रही हूँ, पर मुझे ये वाली बात तभी पता चलेगी जब आप मेरे को एक कमेंट करेंगे, एक लाइक करेंगे। आप मत ही सब्सक्राइब करिए, पर आप मेरे को एक कमेंट ही कर दीजिए कि आपको आ रहा है समझ में या नहीं आ रहा है, आपको मेरे नोट्स चाहिए या नहीं चाहिए, आप चाहते हैं मैं नया पार्ट लाऊँ या नहीं लाऊँ। प्लीज़ एक कमेंट तो करिएगा। थैंक यू एवरीवन।